चलिए आज थर्मोडायनामिक्स की दुनिया में एक सफर करते हैं और समझते हैं कि कैसे काम, ऊर्जा और संतुलन के ये नियम हमारे आसपास की हर चीज को हर पल कंट्रोल करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम ठंड में अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो वो गर्म क्यों हो जाती हैं? और वहीं दूसरी तरफ एक विशाल भाप का इंजन जो ट्रेन के पहियों को घुमाता है, इन दोनों में आखिर क्या कॉमन है? जवाब है ऊर्जा का बदलना। एक जगह हम मैकेनिकल काम यानी गति को गर्मी में बदल रहे हैं और दूसरी जगह गर्मी का इस्तेमाल करके गति पैदा कर रहे हैं। ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। पहले के जो वैज्ञानिक थे वो गर्मी को समझने के लिए एक बड़ा ही सीधा साधा आइडिया इस्तेमाल करते थे। इसे कैलोरिक थ्योरी कहते थे। वो मानते थे कि गर्मी ना कैलोरिक नाम का एक न दिखने वाला बिना वजन का तरल पदार्थ है, और जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, ठीक वैसे ही ये कैलोरिक गर्म चीज़ों से ठंडी चीज़ों की तरफ बहता था, और तब तक बहता था जब तक दोनों का लेवल बराबर न हो जाए। सुनने में तो काफ़ी लॉजिकल लगता है ना? लेकिन इस सीधी साधी सी थ्योरी में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। सोचिए, अगर कैलोरिक एक पदार्थ है जो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो फिर दो चीज़ों को रगड़ने से ये पैदा कैसे हो सकता है? मतलब कोई पदार्थ भला शून्य से कैसे बन सकता है? इस एक सवाल ने वैज्ञानिकों को सच में उलझा दिया था। और फिर इस गुत्थी को सुलझाया 1798 के एक ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट ने। काउंट रमफोर्ड तोप की नली बनाने का काम देख रहे थे, जहां धातु में छेद किया जा रहा था। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि इस काम में जबरदस्त गर्मी पैदा हो रही थी, इतनी ज्यादा गर्मी कि उससे पानी उबल सकता था। और सबसे मजेदार बात क्या थी? जब उन्होंने एक कुंद यानी भोता ड्रिल बिट का इस्तेमाल किया, जो धातु को काट नहीं रही थी, बस उस पर घिस रही थी, तो गर्मी और भी ज्यादा पैदा हुई। बस यहां से ये बात साफ हो गई कि गर्मी धातु के अंदर जमा कोई कैलोरिक नहीं है, बल्कि वो तो घर्षण के जरिए किए गए काम से पैदा हुई ऊर्जा है। तो यहां कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। गर्मी कोई पदार्थ नहीं है, ये बस ऊर्जा का ही एक रूप है। और इस एक खोज ने, सच मानिए, कैलोरिक थ्योरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और विज्ञान की दिशा ही बदल कर रख दी। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स की एक खास बात है, ये एक मैक्रोस्कोपिक विज्ञान है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये चीजों को बड़े पैमाने पर देखता है। जरा सोचिए, आपकी सुबह की चाय का तापमान या फिर कार के टायर में हवा का दबाव, ये सब मैक्रोस्कोपिक गुण हैं जिन्हें हम सीधे सीधे नाप सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स इन्हीं बड़े पैमानों पर फोकस करता है और जानबूझकर उन अरबों छोटे छोटे अणुओं की अपनी अलग बेतरतीब चाल को नजरअंदाज कर देता है, जिनसे वो पूरा सिस्टम बना है। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स के बीच का फर्क देखते हैं। देखिए, मैकेनिक्स किसी चीज की बाहरी गति की पढ़ाई है, जैसे हवा में उड़ती हुई एक गोली। लेकिन थर्मोडायनामिक्स की दिलचस्पी इस बात में है कि जब वो गोली किसी लकड़ी के गुटके से टकराती है तो उस सिस्टम के अंदर क्या होता है, कैसे गोली की सारी काइनेटिक एनर्जी गर्मी और ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। तो सवाल यह है कि हम किसी सिस्टम को डिस्क्राइब कैसे करते हैं? हम उसकी थर्मोडायनामिक अवस्था को बताते हैं। ये कुछ नहीं, बस कुछ खास वेरिएबल्स का एक स्नैपशॉट है, जैसे कि प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T और मास M। और ये चार ही क्यों जरूरी हैं? क्योंकि सिर्फ इन चार चीजों को नापकर हम किसी गैस या तरल के पूरे सिस्टम की हालत बता सकते हैं, बिना हर एक अणु की चिंता किए। और हाँ, जब ये वेरिएबल समय के साथ बदलना बंद कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि सिस्टम संतुलन या इक्विलिब्रियम में है। अब जरा कल्पना कीजिए कि हमारे पास दो सिस्टम हैं, A और B, और उनके बीच में एक एडियाबैटिक दीवार है। इस दीवार को आप एक परफेक्ट थर्मस की तरह समझिए। ये ऊर्जा या गर्मी को बिल्कुल भी आर पार नहीं जाने देती। तो नतीजा क्या होगा? सिस्टम ए में जो भी हो रहा है उसका सिस्टम बी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग थलग हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम उस एडियाबैटिक दीवार को हटाकर उसकी जगह एक डायाथर्मिक दीवार लगा दें? तो एडियाबैटिक दीवार के एकदम उलट, जो एक परफेक्ट इंसुलेटर थी, ये डायाथर्मिक दीवार ऊर्जा के लिए एक खुले दरवाजे की तरह है। ये गर्मी को आराम से बहने देती है, जिससे अब सिस्टम ए और बी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे पर असर डाल सकते हैं। और देखिए, ये स्लाइड उसी पूरी प्रक्रिया को कितनी खूबसूरती से दिखा रही है। मान लीजिए सिस्टम ए बहुत गर्म है और सिस्टम बी बहुत ठंडा। जैसे ही डायथर्मिक दीवार उन्हें जोड़ती है, ऊर्जा का बहना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं कि सिस्टम ए का तापमान गिरने लगता है और सिस्टम बी का बढ़ने लगता है, और साथ ही उनके प्रेशर और वॉल्यूम भी एडजस्ट होते हैं। और ये बदलाव, ये उथल पुथल तब तक चलती रहती है जब तक दोनों एक आखिरी स्थिर और शांत संतुलन अवस्था में नहीं पहुंच जाते।
तो इस आखिरी शांत अवस्था की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो है तापमान का बराबर हो जाना। और तापमान बराबर क्यों हो जाता है? क्योंकि असल में तापमान ही वो चीज़ है जो ऊर्जा के बहने की दिशा तय करती है। ऊर्जा हमेशा ज्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ बहती है। तो जब दोनों का तापमान ही बराबर हो जाता है तो ऊर्जा के बहने का कोई कारण ही नहीं बचता। बहाव रुक जाता है और हम कहते हैं कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो चलिए आज सीखे गए खास आइडियाज को फटाफट दोहरा लेते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब सिस्टम के बड़े पैमाने पर दिखने वाले गुण। एडियाबैटिक दीवार एक ऐसा इंसुलेटर जो ऊर्जा को रोकता है। डायथर्मिक दीवार एक ऐसा कंडक्टर जो ऊर्जा को बहने देता है। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वो आखिरी स्थिर अवस्था जहां तापमान बराबर हो जाता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। एक रेफ्रिजरेटर कैसे चीजें ठंडी करता है, एक इंजन कैसे पावर बनाता है और यहां तक कि मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है, इन सब के दिल में ऊष्मागतिकी के यही बुनियादी नियम काम करते हैं।